हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अंतिम जो ये 50 दिन बचा है, इसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे पहले से ही अवेलेबल होंगे, ठीक है? ये मेरा भी एक वीडियो शायद उसमें ऐड हो जाएगा। तो बिफ़ोर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि स्टार्ट करने से पहले कि आप लोगों के पास एक पॉज़िटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि इस बार वाला आपका प्रीलिम्स आप ज़रूर क्लियर करोगे। ये 2023 वाला प्रीलिम्स आप क्लियर कर रहे हो, ये पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, तो ये ऐसा करके बैठा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लास्ट का जो 50 दिन है, वो बहुत क्रूशियल होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि हम लोग सालों की मेहनत होती है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, किसी का सेकंड, किसी का लास्ट। जो हमारा सबसे पहला है, उसे वो है रिवीज़न। यूपीएससी का जो मेन की है, जो आपको लवासना तक पहुँचा सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न है। इस कोशिश करिए कि एग्ज़ाम में जाने से पहले तक मिनिमम 3 टाइम्स आप रिवीज़न कर सकते हो। अब आपको कैसे करना है, वो आप अपना वीकली कर सकते हैं या एक सब्जेक्ट को 5 दिन में उठा के ख़त्म कर सकते हैं। तो ये अगर आप लोगों को चाहिए होगा इससे रिलेटेड वीडियोज़, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं इससे रिलेटेड बना दूँगा। लेकिन रिवीज़न मस्ट है। और क्या नहीं करना चाहिए, तो भैया मैंने मृणाल सर के स्टाइल में इधर कुछ लिखा है। सिर्फ़ नई चीज़ें पढ़ूँगा, मटेरियल पीडीएफ कलेक्टर बनूँगा। मतलब कि भैया सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें नई से नई चीज़ें जो भी पढ़ा दो। पिछले साल मैंने भी यही सेम गलती दोहराई थी। मेरा पेपर 5 जून को था और मुझे मई महीने में पता चला कि किसी फलाने टीचर जो बहुत अच्छा साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी पढ़ाते हैं। तो मैं अपने पुराने टीचर्स का जो नोट्स था उसको छोड़ के भैया सीधा क्लास लेने लगा। वो क्लास शायद एग्ज़ाम से 8 या 10 दिन पहले ख़त्म हुई थी और मैं पूरा फ़ोकस उसी पे कर दिया। लेकिन क्वेश्चन मेरे पुराने वाले सर के नोट से आ गए थे। तो ये गलती भूल के भी मत करिएगा कि अभी आप नया चीज़ें कोई भी पढ़ने का जो पुराना आपके पास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न करिए, ठीक है? नए को आप पढ़ सकते हैं लेकिन अभी तक पढ़ के जितना जल्दी ख़त्म करना है कर दीजिए। दूसरा, अपने सब्जेक्ट को ना प्रायोरिटाइज़ दीजिए। सबसे पहला कि जो यूपीएससी में जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है, कि अगर हम ये देखें कि एनवायरनमेंट से 20 क्वेश्चन आते हैं तो हम एनवायरनमेंट पे उतना अच्छे से टाइम देंगे। पॉलिटी से 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं तो हम उस पे देंगे, इकोनॉमी पे देंगे, साइंस एंड टेक पे देंगे। आपका ना रिवीजन करने का भी ना इस तरह का ही होना चाहिए कि सबसे वेटेज जिसका ज़्यादा है, पहले उसको रिवीजन करके खत्म कर देते। जैसे कि ईट द फ्रॉग फर्स्ट, ये एक सेइंग है। तो भैया प्रायोरिटाइज़ करिए अपने सब्जेक्ट को और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। लेकिन यहाँ पे आता है एक दूसरी तरह का विद्यार्थी जिसको मैं यहाँ पे मृणाल सर के स्टाइल में कह सकता हूँ कि यूपीएससी के बाबू सोने। वो कहेंगे कि भैया मेरा तो फ़ेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटी है, मुझे पॉलिटी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो भैया मैं अपना फ़ेवरेट सब्जेक्ट ही उठा के रट्टा मारूँगा, ठीक है? लेकिन भाई साहब उससे कितने क्वेश्चन आ जाएँगे? 20 क्वेश्चन ही आएँगे ना। बाकी कम से कम तो आप 50 क्वेश्चन सही करके आओगे, तभी तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा। सिर्फ़ एक सब्जेक्ट पे तो फ़ोकस करने से होता नहीं है कुछ। तो भैया प्रायोरिटाइज़ करिए अपने सब्जेक्ट को, किसी भी एक सब्जेक्ट को भगवान मान लेने से या जो आपको अच्छा लगता है। आप एक बात याद रखिए, आप यहाँ टीचर बनने नहीं आए हैं, ठीक है? बस। अब आता है कि प्रॉपर एनालिसिस करना है पीवाईक्यू का। हम लोग क्या करते हैं ना कि पीवाईक्यू है कि हाँ पिछले 10 साल का पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ लेते हैं। भैया पीवाईक्यू आप करो, आप इसके लिए हेल्प ले सकते हैं स्लीपी क्लासेस का। स्लीपी क्लासेस में सभी सब्जेक्ट का ना 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया गया है। हालाँकि ऑप्शंस के साथ भी करवाया गया है, कुछ करवाए गए हैं, कुछ छोटा भी है क्वेश्चन, लेकिन अच्छे से एनालिसिस करवा दिया गया है। तो आप एक-एक ऑप्शन को देखो, समझो, ठीक है? और ऐसा मतलब एनालिसिस करना है, रटना नहीं है पीवाईक्यू को। यहाँ कुछ लोग होते हैं कि अच्छा नीर और रीर में क्या था, ऑप्शन नंबर बी था 1 एंड 3, चलो ये देख लेते हैं। अरे भैया पहले समझ तो लो कि नीर क्या है और रीर क्या है, ठीक है? इंडेक्स बॉन्ड अगर हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, तो उसमें हम लोग को ये देखना है कि अच्छा ठीक है टैक्स तो लगता है, लेकिन फिर हम देखेंगे कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम हम लोग एक बार पढ़े थे, उसमें तो उसको कहा गया कि ये तो लोन से बाहर है। तो ऐसे ना हम लोगों को पढ़ते रहना चाहिए इससे रिलेटेड कि पीवाईक्यू रट्टा मारो जिंदाबाद नहीं करना है, पीवाईक्यू का प्रॉपर एनालिसिस करिए। हमेशा अपने कोर सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस रखिए और उसके बाद ही करंट अफ़ेयर्स पे। अगर आप टोटल मान लेते हैं कि आप अगर 10 घंटे पढ़ते हैं तो 8:2 का रेशियो होना चाहिए, जिसमें कि 8 घंटे आप अपने सब्जेक्ट को देंगे और 2 घंटे आप देंगे करंट अफ़ेयर्स को। तो पहले अपने कोर सब्जेक्ट को अच्छे से ख़त्म करें, जो पॉलिटी है, जो इकोनॉमी है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, उसके कोर सब्जेक्ट्स को ख़त्म करिए और फिर उसके करंट अफ़ेयर्स को पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ करंट अफ़ेयर्स पढ़ लूँगा, ठीक है? जो यूपीएससी के बाबू सोने होते हैं, करंट अफ़ेयर्स नहीं कर अभी जैसे कि फ़िनलैंड जो है वो नाटो का 31st मेंबर बन गया।
तो वो एक करंट में है, लेकिन हमें ना नाटो के बारे में ना अच्छे से पता होना चाहिए, उसका प्रीवियस मतलब कि उसका बैकवर्ड लिंक किससे, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि फ़िनलैंड का ना बाउंड्री से आ जाए, हो सकता है कि नाटो से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? तो करंट अफ़ेयर्स को पढ़ना है, लेकिन अपने कोर सब्जेक्ट को ज़्यादा फ़ोकस देना है। फिर जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाला जो वीडियो है, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व, जो प्लेसेस इन न्यूज़ रहते हैं, जो रिवर्स हैं, इसको ना वीकली बेसिस पे आपको कंप्लीट करना है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है पहले, मैंने इसका लिंक पिन कर दूँगा अपने कमेंट सेक्शन में। आपने वहाँ से वो देखना, ठीक है? और 1 वीक का ना आप संडे मंडे के हिसाब से बाँट लो कि मैं संडे को रिवर्स पढ़ूँगा, माउंटेन्स पढ़ूँगा, ऐसे करके, और उसको ना प्रॉपर करते जाना, क्योंकि अभी आपके पास 8 ऐसे रविवार होंगे और 8 शनिवार होगा, यानी कि आप ये इसमें से जो भी चीज़ आप पढ़ोगे उसका 8-8 बार रिवीज़न कर लोगे, और इसमें गलत होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो कहेंगे कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले कोई लंबी-चौड़ी कोई वीडियो देख लूँगा आराम से, ठीक है? हो जाएगा सब कुछ, लेकिन भैया ये नहीं करना है। फिर आता है छठा नंबर का, कि मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जब भी लगाइए तो उसका ना प्रॉपर एनालिसिस करिए। देखिए एक चैनल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका चैनल, आईएएस पीसीएस पाठशाला चैनल है। आईएएस पीसीएस पाठशाला देख लीजिएगा, और एक डॉक्टर सिविन का यूपीएससी के से रिलेटेड है। आप इस दोनों का ना देखिएगा, जब वो मॉक के बारे में जैसा एनालिसिस बतलाते हैं, आपको ना वैसे करना है, बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिलीव करिए, मैं भी कर रहा हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठ के सबसे पहले मॉक ही देते हैं, ठीक है? और अगर उसमें कम नंबर आ गए, तो भाई साहब पूरा दिन जो है इसी बात को लेके सोचने में बैठ जाते हैं कि अब कम नंबर आ गए, अब क्या करना है, कुछ नहीं होगा ऐसे। अरे भैया, मॉक का एनालिसिस करिए ना, मॉक से आपका थोड़ी डिसाइड हो रहा है। ये यहाँ जो मॉक बना रहे होते हैं, ये क्या डायरेक्ट यूपीएससी का पेपर सेट करते हैं? कुछ भी। अब आता है 7वाँ नंबर का, इसको आप अपने प्रायोरिटीज़ लिस्ट में कहीं भी दे सकते हैं। ये है भैया सीसेट। सीसेट को नहीं भूलना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, मेरे एक फ्रेंड का वो 120 नंबर आए थे उसके जीएस पेपर 1 में, लेकिन सीसेट में वो फ़ेल कर गया था। ठीक है? तो सीसेट को डेली करने का सोचिए। जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसके 5 से 10 क्वेश्चन को ना डेली, पा मिनिमम 5 क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसको ना आप डेली कर रहे हैं। चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं या किसी भी बुक से कोई निकाल के, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सही करने की अगर आदत अच्छी लग जाएगी, तो ये आपके लिए बैकअप का काम कर सकता है। मान लीजिए कि अगर उस टाइम पेपर में क्वांट ज़्यादा भारी आ गया, या रीज़निंग के क्वेश्चन टफ आ गए, तो आप ना यहाँ से बैकअप कर सकते हैं। वैसे ही भैया, हमें 27 क्वेश्चन ही तो सही करने होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो कहेंगे नहीं, नहीं, लास्ट के महीने में आराम से कोई मैराथन सेशन या कुछ कर लेंगे, ठीक है? मेरा तो मैथ बहुत अच्छा है, मैं ऐसे कर लूँगा वैसे। यहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस करते नहीं है, फिर यहाँ पे फेल होते हैं तो रोते रहते हैं। फिर आता है ये जो 8 है, इसको सबसे इम्पोर्टेंट मानना है। देखिए, यूपीएससी जो आपका क्वेश्चन बनाएगी, वो अप्रैल, मैक्सिमम 10-15 अप्रैल तक के सारे करंट अफेयर्स, उसके बाद ना पेपर शायद छपने चले जाता है क्वेश्चन पेपर। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो अपना आपका नोट्स है, जो भी नोट्स है आपका, वो अप्रैल तक ना एक जगह कंसोलिडेट हो जाना चाहिए सब्जेक्ट वाइज़। कि साइंस एंड टेक का मेरे पास 50, 60 या 100 या 150 जितना भी पेज का नोट्स है ये, और मुझे यही पढ़ना है लास्ट के महीने में, और लास्ट के महीने में, मई के महीने में कम से कम 2 बार रिवीजन करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो कंसोलिडेट योर ऑल नोट्स टिल अप्रैल महीने, कोई भी उसके बाद ना नया थिंग्स मत पढ़िएगा मई के महीने में, जो पुराना पढ़ रहे हैं उसी को रिवाइज़ करिएगा। यहाँ पे लिखा है नोट्स है मेरे पास कुछ नोट्स वोट्स नहीं, मेरे पास पीडीएफ्स है 50 कोचिंग के, मैं उसी को पढ़ूँगा। भाई साहब, ऐसे करने वाले लोगों का प्रीलिम्स कभी नहीं निकलता है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट के लिए, ठीक है, एक भीड़ बन के रहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आता है कि टेक ब्रेक्स। ब्रेक्स लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला कि आप वीक में कोई 1 दिन भी ब्रेक ले सकते हैं, या जब भी आप अपना स्टडी करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपका 4 आवर का एक सीटिंग है या 2 आवर, हाँ, मिनिमम 2 आवर का सीटिंग तो हमें रखना ही है, क्योंकि प्रीलिम्स भी हमारा 2 घंटे का होता है। तो मान लीजिए कि अगर आपका 2 आवर्स का सेटिंग है, तो 15 से 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, और इस ब्रेक में कुछ नहीं करना है, एकदम चिल मारिए, पढ़ना नहीं है। कहीं वॉक पे चले जाइए, कुछ गाने सुन लीजिए, अपने किसी दोस्त से बात कर लीजिए, ठीक है? घर के मतलब ऐसा है कि ऐसा ब्रेक लीजिए कि आप रिफ्रेश फ़ील करें और दोबारा आके पढ़ें, ठीक है? ये एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, मतलब भाई साहब, क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना स्क्रीन पे ना बहुत टाइम बिताते हैं। 4 से 5 घंटे लगा दिए स्क्रीन पे ही देखना, वीडियोज़ देखना, ठीक है? पीडीएफ पढ़ना, उससे ना आँखों में जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है। इसलिए ना बेहतर होगा कि आप ना 2 घंटे, डेढ़ घंटे, 3 घंटे पढ़िए, और प्रॉपर ब्रेक लीजिए, फिर ब्रेक के बाद तो फिर दोबारा वापस आके पढ़िए। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कि मैं यूपीएससी का भूत हूँ, भाई साहब सुबह मैं बैठा होता हूँ तो सीधा रात को ही उठूँगा। अरे भाई, क्या कर रहा है तू? इंसान का ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, कोई भी मशीन चलता है उसको प्रॉपर उसको रोक देते हैं, ठीक है? बिजली भी जो है वो 24/7 नहीं, वैसे हमारे यहाँ तो ऐसे ही रहती है, ठीक है? तो मतलब ऐसा है कि प्रॉपर ब्रेक लेते रहना चाहिए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में एक-एक बार आप ब्रेक लेते रहिए। तीसरा यहाँ पे है प्रॉपर स्लीप। देखिए, मिनिमम
7 से 8 घंटे की जो नींद है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि जब भी हम लोग कुछ भी याद कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं और जब हम लोग सोते हैं तो वो सारी बातें ना दिमाग में एक जगह कंसोलिडेट होती है, न्यूरॉन्स जुड़ते हैं आपस में, ठीक है? और ये आपको हेल्प करता है चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रिटेन करने में। और जब भी आप अच्छा नींद लेके उठते हैं तो बहुत रिफ्रेश फ़ील करते हैं। आप बीच-बीच में पावर नैप्स ले सकते हैं, मान लीजिए कि ब्रेक में अगर 2 ढाई घंटे आप पढ़ें, ठीक है? अगर आप कहीं वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं, कोई दोस्त से बात नहीं हो पा रही या कुछ भी ऐसा है, भैया चलिए उस टाइम सो जाइए, लेकिन हाँ, उस टाइम स्क्रीन यूज़ नहीं करना है। ये थोड़ा अवॉइड करिएगा अगर आप स्क्रीन पे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे है कि भैया मैं तो शाहरुख खान, मोदी जी हूँ, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ही सोऊँगा, ठीक है? कुछ करना ही नहीं है। तो भैया इसमें होगा कि 4 घंटे सो के आप तो बहुत अच्छा कमा लिए, लेकिन आप वो इफ़ेक्टिवली ना पढ़ाई नहीं कर पाएँगे अपना, याद नहीं रह पाएगा वो सारी चीज़ें, इसलिए नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा टोटल 10 चीज़ें ऐसे जो मैंने समझाई हैं। मैं ना इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा, वैसे तो पीडीएफ क्या ही, अब तो पूरा घंटा हो गया, फ़ोटो भी नहीं ली थी मैंने। अब आपका ना एक दिन आप कैसे ना इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो भैया ऐसा है कि अपने ना दिन को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड योर डे कि आपको 3 3 स्लॉट में पढ़ना है, 4 स्लॉट में पढ़ना है, 2 घंटे, 3 घंटे के, ऐसे ना स्लॉट में बाँट दीजिए दिन को। और दूसरा है कि आपको खुद पता होगा कि आपका सबसे प्रोडक्टिव आवर्स क्या है। जैसे अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं मेरे स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो सुबह अगर 8 बजे 8 से 12 के बीच का ना वो मेरा मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है। उसमें ना कुछ भी मुझे दे दो भाई साहब, मैं एकदम अच्छे से तुरंत रट के सुना दूँगा। मतलब ऐसे कि याद रहता है सब कुछ। तो आप अपना खुद का प्रोडक्टिव आवर्स निकालिए। वो प्रोडक्टिव आवर्स में ना आप सबसे टफ़ेस्ट चीज़ करिएगा। जो आपको सबसे टफ लगता है, मान लीजिए कि अगर इकोनॉमी पढ़ना टफ लगता है या सीसेट सॉल्व करना टफ लगता है, तो हम सबसे पहले ना उसी को करेंगे जो आपका मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स है। और हाँ, देखिए, अगर आप 10 से 12 घंटे मिनिमम, जो कि अभी रिक्वायर्ड है पढ़ना, मिनिमम तो 8 आवर कह सकते हैं, लेकिन 10 से 12 घंटे की जो पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, इसमें ना आपका कोई भी जो दिन ऐसा होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका ना प्रोडक्टिविटी एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, नहीं, वो ना ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है। तो उसमें ना आप पहचानिए कि आपका प्रोडक्टिविटी कब बहुत ज़्यादा रहता है। अब अगर आप दोपहर में खाना खा के सो जाने वाले आदमी, तो भैया उस टाइम मेरा प्रोडक्टिविटी लो रहता है, तो मैं कुछ पैसिव लर्निंग करूँगा। मान लेते हैं कोई वीडियोज़ देख लूँगा ऐसे, कि चलो प्लेसेस इन न्यूज़ वाला वीडियो देख लिया, या कोई टीचर है जो है कि ऐसे बैठे-बैठे 10-15 एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर उसका एनालिसिस कर रहा है, यूट्यूब पे चलो वो देख लिए। तो वो सब ऐसे करके, लेकिन जो एक्टिव लर्निंग करना है, जहाँ पे मतलब आपका माइंड एकदम पूरा फुल एक्टिव होना चाहिए, तो वो अपने मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स में ही किया करिए। और जब भी आप ब्रेक लेते हैं या रात में जब आपकी पढ़ाई खत्म होती है, तो एक्टिव रिकॉल किया करिए कि चलो आज पूरे दिन मैंने क्या-क्या पढ़ा। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं अगर आप मृणाल सर के हैंडआउट्स पढ़ रहे हैं, तो मृणाल सर के जब हैंडआउट्स आप पढ़ चुके हैं और मान लीजिए कि पिलर 3 आपने खत्म कर दिया, तो ना आप उसके इंडेक्स पे जाओ और स्क्रॉल करके खुद से पूछो कि चलो हाँ ठीक है, बीओपी समझ गया, बीओपी क्राइसिस, ठीक है, रूपी रूबल जो एग्रीमेंट है वो क्या है, नॉस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट क्या है, एक्सचेंज रेट के बारे में क्या है, नीर क्या है, रीर क्या है, ये सब ना आप खुद में ना जब आप इंडेक्स देखोगे और खुद से क्वेश्चन पूछते चलो कि अच्छा ये सब क्या आ रहा है, ठीक है, मुझे ये सब याद है कि नहीं? इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं, ठीक है? ये ब्रेक में आप कर सकते हैं, नहीं तो बस रिलैक्स हो जाइए, 1 घंटे के लिए कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है? ऐसा आप खुद से बोलिए कि भैया अभी मैं कोई एक यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हूँ, बस मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, ठीक है? एग्ज़ाम के बारे में कोई स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है? और बस रिलैक्स हो जाइए उस ब्रेक के टाइम पे, ठीक है? माइंड है हमारा, ठीक, और वही तो सबसे मेन मशीन है हमारे बॉडी का, ठीक है? इसको ना हमारे अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा हमें। तो ये था हमारा टोटल, ये वैसे तो अभी 52 दिन बचे हैं और ये 50 डेज़ स्ट्रैटेजी कह सकते हैं या डूज़ या डोंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट में ये लिखना मत भूलिएगा कि आपका प्रीलिम्स निकलने वाला है 2023, ठीक है? और अपने आप पे भरोसा रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ। और अगर ऐसी और भी कुछ वीडियो चाहिए हो, जैसे रिवीजन कैसे करना चाहिए या क्या, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमें। आज टोटल 6000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए मेरे चैनल पे। सो थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। रोज़ वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि खुद भी पढ़ना रहता है, तो सोचता रहता हूँ क्या बनाऊँ, किस तरह का बनाऊँ। तो कमेंट में आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।